हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 21 जून 2020 की कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 21 जून 2020 को सिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, यानी कि छठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें सितंबर के मंथ में 2014 के ही सितंबर के मंथ में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए थे और वहां पे इन्होंने इंटरनेशनल योगा डे की पहचान के लिए पेशकश की थी, जो कि 11 दिसंबर 2014 को इसको स्वीकृति मिल गई थी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एज अ रेजोल्यूशन पास करते हुए इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया था जून 21 को। इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई है वो है इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्योंकि कोविड 19 की वजह से जो ये पैंडेमिक है, जो ये महामारी है, इसकी वजह से इंटरनेशनल योगा डे इस वर्ष अपने घरों में मनाने के लिए, इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जून के महीने में स्टार्टिंग मंथ में माई लाइफ माई योगा नाम का कैंपेन शुरू किया था, जिसमें ब्लॉगिंग के थ्रू, वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू 3 मिनट की एक वीडियो पोस्ट करनी है, जिसमें से वो सेलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट्स को और उसी के अनुसार वो अवार्ड घोषित करेंगे। अब देखते हैं हम लोग आखिर ये 21 जून आखिर इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एज अ इंटरनेशनल योगा डे और नरेंद्र मोदी ने इसको क्यों प्रमोट किया था। अब देखते हैं समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस क्या चीज है कि जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में जून 21 को वो सबसे बड़ा दिन कंसिडर किया जाता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन इंडिया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए इसको एज अ कंसिडर किया गया इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे। यानी कि अगर ये लॉन्गेस्ट डे है तो यानी कि इस दिन की जो नाइट होगी, यानी जो रात होगी, वो क्या होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, ये 21 जून या 22 जून को माना जाता है, ये ऐसा आता है। अब अगर हम सोल्स्टाइस जैसी घटना को अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम एक फिगर की तरफ चलते हैं और वहां से हम इसको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ये सन है हमारा, ये सन हो गया और ये अर्थ की ये 4 कंडीशंस दी हुई हैं कि किसी तरह, और इन्हीं 4 कंडीशंस के तौर पे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अर्थ पे वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे चेंज करती हैं हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो केवल और केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रखते हुए बात करेंगे और उसी के आधार पे हम सदर्न हेमिस्फीयर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ से कि 21 जून की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो हमारी अर्थ क्या है, वो टिल्टेड है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो झुका हुआ है थोड़ा सा और साउदर्न हेमिस्फीयर वो अंदर की तरफ चला गया, यानी कि पीछे की तरफ खिसक चुका है। ऐसे में जो हमारी सन रेज हैं वो सीधे डायरेक्ट पड़ेंगी कहां पे, वो सीधे डायरेक्ट पड़ रही होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको कहां मिलता है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक ये फैला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से होता है, यानी इक्वेटर से लेकर के यहां तक, और इक्वेटर से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ जो होता है वो कैप्रिकॉन कहलाता है, कैप्रिकॉन, और ये हो गया हमारा कैंसर। तो कैंसर पे आज के दिन यानी 21 जून के दिन डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, और ऐसे में जो है यहाँ पे इक्वेटर वाला जो रीजन है, इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री वाला रीजन है, यहाँ पे इंसुलेशन होने की वजह से जो दिन होता है वो बड़ा हो जाता है एज कंपेरिजन टू नाइट। तो इसलिए समर सोलिस्टाइस वाला दिन 21 जून या 22 जून कंसिडर किया जाता है एज अ समर सोलिस्टाइस के दिन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फिर विंटर सोलिस्टाइस क्या होगा। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंसिडरेशन में, तो जब समर सोलिस्टाइस में जब हमारा समर होगा तो एज इट इज ऑस्ट्रेलियन रीजन में, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है, वहां पे विंटर होगा इस वक्त। अब बात करते हैं हम लोग अगर विंटर सोलिस्टाइस की, तो वो आता है 21 दिसंबर या फिर 22 ऑफ द दिसंबर। इसमें क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो पीछे टिल्ट कर जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन की तरफ आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये पीछे की ओर चला गया और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो आगे की तरफ आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा
कि सन रेज जो होंगी वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। लेकिन हमने बार बार ये बात बोली कि हम उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में एज अ विंटर सॉल्स्टिस इसे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली विंटर सीजन चल रहा होगा और यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे कौन सा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया या फिर न्यूजीलैंड वाला रीजन, अंटार्कटिका वाला रीजन, ये पूरी तरीके से लॉन्गेस्ट डे होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पे मार्च आ जाता है जिसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, यानी कि लगभग एग्जैक्टली दिन आते हैं इक्वल तौर पे, यानी कि जब हमने यहाँ पे दिन और रात के बीच में डिफरेंसेस देखे तो ये ऐसे दिन आएंगे जहां पे दिन और रात लगभग लगभग एक समान आ जाते हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो डे के होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो नाइट के एक समान आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से सितंबर 22 और 23 को यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हम और कंसिडर कर लेते हैं, एक है एपीहीलियन और एक है पेरीहीलियन। जुलाई 4 को एक पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है जिस दिन सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है अर्थ की, तो उसको हम लोग कहते हैं एपीहीलियन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सन से सबसे करीब जब अर्थ होती है उसको हम लोग पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक है, जनवरी 3 को, यानी कि जनवरी 3 को सबसे करीब होती है। तो अब बात आती है कि जनवरी 3 को अगर अर्थ सन के करीब होता है तो धरती पे हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्यों होती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि जो टिल्ट है अर्थ उस वक्त में वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टिल्टेड है और अभी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फेज में आने की शुरुआत में होती है, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स में वो बराबर हो जाएगा और उसके बाद फिर जब हमारा जून का मंथ आएगा या फिर जुलाई का मंथ आता है तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ जो है वो झुक जाती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जनवरी 4 को या जनवरी 3 को वो पेरीहेलियन इफेक्ट होता है, यानी पेरीहेलियन यानी कि उस दिन अर्थ सबसे ज्यादा क्लोज होती है। आगे हम लोग बात करते हैं 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। तो देखिए फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ था 1982 से, लगातार इसको तब से मनाया जा रहा है और इसको वहां की लैंग्वेज में फेटे डे ला म्यूजिक के नाम से माना जाता है, यानी फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। फेटे डे ला मतलब फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। अब देखते हैं यहाँ पे किस लिए है कि ऑनर करने के लिए वर्ल्ड वाइड जितने भी म्यूजिशियंस हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में उनको ऑनर करने के लिए होता है। और आपको पता ही है कि म्यूजिक को एज अ थेरेपी के रूप में या फिर एज अ स्ट्रेस को कम करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करी जाती है कि म्यूजिक जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करी गई है म्यूजिक की। अब जैसे बेथोवेन साहब थे, इन्होंने कहा कि म्यूजिक इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि एज अ सपने के तौर पे है, बशर्ते कि वन दैट आई कांट हियर, बशर्ते कि मैं इसे सुन नहीं सकता। अब देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब बेथोवेन ने जब ये राग बनाने की शुरुआत की थी तो वो धीरे धीरे उनकी जो सुनने की जो क्षमता थी वो घटती चली गई और अंततः वो बहरे हो गए थे, वो डीप हो गए थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि म्यूजिक, उन्होंने ये बात कही कि म्यूजिक इज लाइक अ ड्रीम वन दैट आई कांट हियर। इसी तरीके से आइंस्टाइन साहब ने भी एक बात करी म्यूजिक को लेते हुए कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो आज मैं शायद एक म्यूजिशियन होता और वो वायलिन बजाते थे एज अ हॉबी के तौर पे। इस साल जो इसकी थीम रखी गई है वो है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए 21 जून को ही एज अ वर्ल्ड फादर्स डे मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है रूरल इंडिया के लिए जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार स्कीम। 20 जून को इसको लॉन्च किया गया। अब क्या है कि पैंडेमिक के चलते 2020 में जो ये कोरोना का पैंडेमिक हुआ है वर्ल्ड वाइड, इसमें जितने माइग्रेंट लेबर्स थे हमारे वो अफेक्टेड हो गए, उनकी जॉब छूट गई, वो अपने अपने स्टेट्स में चले गए। अब स्टेट क्या कर रहा है कि उनको खुद जॉब प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। इसमें स्टेट भी अलग काम कर रहे हैं और सेंट्रल भी अलग से काम कर रहा है। तो सेंट्रल ने यहाँ पे अपनी एक योजना को लॉन्च किया है जो कि 6 राज्यों में भी तक लॉन्च करी गई है, 116 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 125 दिन का काम दिया जाएगा और लगभग इसमें 25 अलग अलग तरीके के 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इसमें दिए जाएंगे, जिसमें कि लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसा इस योजना के अंतर्गत अभी एस्टिमेट किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी इसको प्रमोट करने के लिए। और इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट का फेज रखा जाएगा कि विलेज पूरी तरीके से इसमें डेवलप्ड हो सके।
तो देखते हैं वो 6 स्टेट्स कौन से हैं। तो पहला है यूपी, फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी कि जहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वहां पे इनको खास करके प्रमोट किया जा रहा है, या फिर वहां पे भी इनको पहले दौर में इनको वहां पे पहले दौर में इनकी वहां से शुरुआत करी जा रही है। इसकी लॉन्चिंग हुई है बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के बिलदौर ब्लॉक के तेलिहार विलेज से। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक साथ ही साथ ये भी कोशिश की है कि लोकल को प्रमोट करने का प्रयास किया है, कि यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। जैसे बिहार की अगर बात करी जाए तो वहां का मखाना बहुत फेमस है नेशनल लेवल पे। यूपी की बात करी जाए तो यहाँ से आंवला फेमस है और मैंगो फेमस है। जैसे लखनऊ से आम फेमस है और प्रतापगढ़ का जो जिला है वहां से आंवला फेमस है। ठीक है। मिर्च की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश आता है। उसी तरीके से उड़ीसा और झारखंड के फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन जो कि हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है भारत की पहली फर्स्ट मोबाइल लैब, जिसको आई लैब के नाम से जाना जा रहा है, कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। यानी कि ये जो लैब होगी, अगर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज पे दिख रही होगी कि एक ट्रक है और उसी के अंदर ये टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, और ये चलते फिरते किसी भी रीजन में, खास करके रूरल रीजन में या फिर ऐसे रीजन में जहाँ पे अभी तक एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, उन एरियाज में कोविड-19 का टेस्ट किया जा सके। इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस लैब ने रिकॉर्ड 8 दिन के अंदर इस लैब को तैयार किया गया है। इसको बनाया है आंध्र प्रदेश की मिडटेक टीम जोन अंडर डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, डीएसटी के अंतर्गत आता है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस मिनिस्ट्री का भाग है, जिसके मंत्री हैं श्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह साहब। तो इसमें क्या है कि ये 25 टेस्ट पर डे ये कर सकता है, यानी 25 टेस्ट आरटीपीसीआर, जो कि हमारा एज अ टेस्ट है किसका? कोविड-19 के लिए। तो ये 25 टेस्ट कर सकता है और साथ ही साथ 300 एलाइजा टेस्ट भी कर सकता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। इसने एक MNRE ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना करी है। अब देखिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। देखिए इसके हेड बनाए गए हैं अमित कुमार सिन्हा, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं MNRE के। अब यहाँ पे ये होता है कि ये अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली खास करके सोलर सेक्टर में। तो MNRE क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी की ये एक संस्था है, एक मिनिस्ट्री है। ठीक है। तो जिसके मिनिस्टर हैं श्री RK सिंह साहब। तो MNRE ने ये किया है कि सोलर एनर्जी, जो कि हमारा टारगेट कितना है 175 गीगावाट का 2022 तक, तो ये हमारा टारगेट है। लेकिन 2019 दिसंबर के हिसाब से जो हमारा पास जो वैल्यू है वो 86 गीगावाट तक की ही है सिर्फ। तो ऐसे में यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए कि हम 2022 तक हम 175 गीगावाट को हम अचीव कर सकें, ऐसे में अट्रैक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स को, यानी कि FDIs को, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की इसीलिए गठन करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को आराम से, जो कि उनका DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि कभी भी कोई भी काम होता है तो पहले उसकी एक DPR बनाई जाती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। अब DPR बन जाती है, तब उसके बाद उसका लैंड एक्विजिशन किया जाता है, फिर उसमें कमीशनिंग की शुरुआत करी जाती है, तो उसमें समय लगता है। तो ऐसे में इसी को किया जा रहा है कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम टेन्योर में इसको कंप्लीट किया जाए, कि DPR अगर तैयार है तो वहां पे लैंड अवेलेबिलिटी की कंडीशंस और एलोकेशंस की तैयारी पूरी की पूरी रखी जा सके। यहाँ पे किस लिए? कि 175 गीगावाट की हमारी जो टारगेट है 2022 तक वो अचीव किया जा सके। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो इंडिया का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, यानी कि जो उस राज्य के जो मजदूर हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने लगभग 57 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है अंडर मनरेगा स्कीम्स में। अब देखिए इससे पहले क्या था कि राजस्थान था जो लगभग 53.5 लाख लोगों को रोजगार दे चुका था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। लेकिन अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि लगभग इनके 57,000 विलेज पंचायत के अंतर्गत लगभग 57 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जा रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के
मामले में। आगे हम लोग देखते हैं टीएस वेदर ऐप। अभी हाल फिलहाल में टीएस वेदर ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि ये तेलंगाना स्टेट वेदर ऐप है। इटला जी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कहाँ के? तेलंगाना स्टेट के। ये किन के लिए यूजफुल हो सकता है? पहली चीज तो ये फार्मर्स के लिए यूजफुल हो सकता है और साथ ही साथ जनरल पब्लिक के भी यूज में आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया गेट्स फर्स्ट क्लाइमेटिक चेंज असेसमेंट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले आईपीसीसी भी इस तरह की रिपोर्ट देती है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल जो हमारी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक संस्था है आईपीसीसी, लेकिन अब इंडिया ने पहली बार अपनी एक क्लाइमेट रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी करी है। देखते हैं इसमें क्या चीज हमें मिलती है। तो देखिए, पहली चीज तो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है, जिसके मिनिस्टर जाहिर सी बात है कि हमारे हर्षवर्धन सिंह साहब हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, जो कि नई दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने क्लाइमेट को कंसिडर किया अपनी रिपोर्ट में। और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है, इन्होंने कंसिडर किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को और ओशियनिक डेटास को इन्होंने कंसिडर किया, यानी ओशियंस में क्या अंतर आया है, किस तरीके का। तो इन्होंने जो साल लिया है वो 1991 से लेकर के 2015 तक का साल लिया है। ये इतना लंबा इन्होंने टेन्योर लिया है। अब इसमें इन्होंने टेम्परेचर, रेनफॉल और क्लाइमेट मॉडलिंग की बात करी है। तो देखते हैं क्या चीज आई है इसमें। तो एनुअल रेनफॉल जो है वो ये बता रहा है कि सालाना जो रेनफॉल की जो दर है वो घटी है, यानी कि उसमें क्या डिक्लाइन आया है, यानी कि पर्टिकुलर डे के हिसाब से जो हमारा एवरेज जो है वो बता रहा है कि वो गिरा है, वो डिक्रीज हुआ है। जैसे अब देखिए, रेनफॉल के डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम लोग देखते हैं दो रीजन के बारे में। तो वो दो रीजन दिख रहे हैं। पहला तो है इंडो गैंजेटिक रीजन, यानी कि जो प्लेन वाला रीजन आ गया भारत में, उत्तराखंड से लेते हुए बंगाल तक का जाता हुआ जो रीजन है वो। दूसरा रीजन आ रहा है वेस्टर्न घाट का रीजन। वेस्टर्न घाट का रीजन जो कि हमारा कहाँ है, वेस्टर्न एरिया में है, कोस्टल एरिया से जस्ट पहले है वेस्टर्न घाट का। ये दोनों रीजन अफेक्टेड हो चुके हैं, यानी वेटेस्ट रीजन में से एक थे, ये अब इफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि एनुअल रेनफॉल में डिक्रीज हुआ है। ट्रेंड जो बता रहा है कि उसमें डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से बारिश सही तरीके से नहीं हुई है। और अब ये दो एरिया सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड है। तो जब ये एरिया इनसे अफेक्टेड होंगे तो यहाँ का जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो गिरा होगा, क्रॉप का प्रोड्यूस गिरा है पिछले कई सालों में, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा है, पॉवर्टी लाइन और बढ़ी है। अब इसको इकोनॉमिकली अगर आप इंटर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे चीज दिखने को मिलेगी। अब बात करें हैवी रेनफॉल, ये इंक्रीज करी है। अब हैवी रेनफॉल इंक्रीज करने का मतलब क्या आता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, हैवी रेनफॉल और एनुअल रेनफॉल में अंतर है। हैवी रेनफॉल कही जाए कि पर्टिकुलर एक ही दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर ये बारिश लगातार एक एवरेज उस पे होती तो ये यहाँ पे एनुअल रेनफॉल भी हमारा अच्छा होता, हमारी क्रॉप्स भी अच्छी होती। लेकिन क्या, हैवी रेनफॉल डे इंक्रीज कर गया, यानी कि किसी दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई, तो ये इंक्रीज किया है। तो क्लाइमेटिक के तौर पे, क्लाइमेट के अगर अनुसार बात करी जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर एनुअल मीन टेम्परेचर में राइज किया है ऑन एन एवरेज 0.15 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब इन रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो दिन होंगे वो तो गर्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ रातें भी जो होंगी वो भी गर्म रहेंगी। यानी कि ये जो एनुअल मीन टेम्परेचर जो बता रहा है 0.15 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 0.15 डिग्री सेल्सियस का ये तो ऑन एन एवरेज निकला है। तो अगर उसी के अनुसार पे ये निकाला गया है कि आने वाले समय में वार्मर डेज हमको मिलेंगे प्लस नाइट्स मिलेंगी नियर फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारा पोल्यूशन लेवल है वो अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो ये एवरेज ग्राफ जो है ये इंक्रीज करता चला जाएगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो दिन में और गर्म जो होंगे वो तो होंगे ही होंगे, रातें भी गर्म होंगी, और अर्थ ऐसे में जो अर्थ का जो वेदर होगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो डिफर करने लग जाएंगी। और इसमें स्पीसीज स्पेशली इफेक्ट करेंगे, ह्यूमंस डायरेक्ट तौर पे इफेक्ट करेंगे, कि उनको और नई तरीके की डिजीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एस्थमा में ही हो सकती है, एलर्जेंस और पैदा हो जाएं। अब देखिए, यहाँ पे ये बात रखी गई कि आखिर ये क्यों हुआ है, तो उसमें सीधे बात आ रही है ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि नेचुरली नहीं हो रहा है, ये किसी न किसी कैटलिस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो कैटलिस्ट कौन है, वो है ह्यूमन। तो ह्यूमन यहाँ पे सीधे तौर पे जिम्मेदार है क्लाइमेट की बर्बादी के लिए। तो ये है हमारा इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेटिक चेंज असेसमेंट रिपोर्ट।
आगे हम लोग बात करते हैं, आईसीएमआर ने अप्रूव करी है पीपीई किट्स, जिसको नवरक्षक कहा गया है, और इसको फिर अप्रूवेशन मिल गई डीआरडीओ की तरफ से, और डीआरडीओ के बाद अब इसको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने भी स्वीकृति दे दी है, और आने वाले कुछ ही समय में या महीने, 1-1.5 महीने के बाद ये पूरी तरीके से एज अ मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगा। जिसमें अभी फिलहाल जो बातें चल रही हैं कि एमएसएमई के अंतर्गत 5 एमएसएमईज को इसको प्रमोट करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिया गया है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है, और विद इन आने वाले 1 मंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन की रिपोर्ट आई है। इसमें इंडिया का सेकंड स्पॉट पे आया है 2019 के हिसाब से, और चाइना ने टॉप किया है। यानी कि अभी लास्ट 18 की जो रिपोर्ट थी उस पे चाइना, यूएसए और फिर इंडिया था, और 2019 के हिसाब से ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन यानी कि वैश्विक स्तर पे कितनी ज्यादा ऊर्जा हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। इसमें इंडिया इस बार जो है सेकेंड पोजीशन पे है, चाइना पहले पे है, इंडिया सेकंड पे है, और फिर अमेरिका। अब बात करते हैं जब सुनील छेत्री के बारे में और सौरव गांगुली के बारे में, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर दीनू रणदीवे, इनका निधन हो गया है। इनको भीष्म पितामह भी कहा जाता था महाराष्ट्र राज्य का, साथ ही साथ ये वेटरन जर्नलिस्ट भी थे। इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ है, और ये फाउंडर एडिटर थे संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के। अभी हाल ही में मई में इनकी धर्मपत्नी सविता दीनू रणदीवे का भी निधन हुआ था। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स, 21 जून की करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे आने वाले समय में आपको मैं चाइना से इंडिया के क्या रिलेशन है और क्यों इस तरीके के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं गलवान वैली को लेकर के, और नेपाल से क्या डिस्प्यूट्स चल रहा है, उसमें मैं आपसे जल्द ही मैं आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।